बच्चे टीन एज में हैं, कम उम्र में हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी ही एज में है। बच्चों से खुल करके पेरेंट्स का बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारी कम्युनिटी ही सब कुछ है, जहाँ से हमने ये शुरू किया और लोगों को एक, आप कह लो, एक सेफ स्पेस दी कि हाँ, आपके मन में जो भी है आप बात कर सकते हो। अभी आपको ये नहीं सोचना कि मैं किसको बता रहा हूँ, मैं कौन हूँ। जो आपसे जुड़ रहे हैं, आपको कैसे पता चलता है कि वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हमारा हमेशा फोकस रहता है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस किया जाए। सिर्फ मेंटल हेल्थ पर ही काम करना है, ये आइडिया कैसे आया? माइंड आपको कुछ भी आप अचीव भी कर सकते हो और आपको एक बहुत ही डार्क प्लेस में भी डाल सकते हो। कोई भी उम्र हो, किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति हो, सबको सुकून चाहिए। चिंता मत करो, चिंतन करो। जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनको आप कैसे ये इंश्योर करते हैं कि वो यहाँ पर आकर के अच्छा ही फील करेंगे? किसी ने लिखा कि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। 2 मिनट बाद हमने देखा कि किसी और इंसान ने ऑलरेडी वहाँ पे एक लिस्ट लिख दी थी, 100 reasons for you to live। वाओ! मतलब ऐसा हुआ कोई लौट करके आया हो और उसने कहा हो कि वो बहुत थैंकफुल है। इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था एक लड़की ने मुझे। नोबल चीज को आप धंधे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? आपको नहीं पता कि रात के 2 बजे कौन व्यक्ति किस दिमाग से, किस माइंडसेट से वहां पर क्या टाइप कर रहा है, और आपका एक शब्द भी उसके दिमाग को डिस्टर्ब करने में या बेटर करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप वाइब्स 18 में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ नाउ एंड मी की फाउंडर्स बानी सिंह और दृष्टि गुप्ता हैं। हम लोग एक बड़े खास विषय पर बात करने जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि बानी और दृष्टि अपना परिचय खुद दें। तो बानी, दृष्टि, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप वाइब्स 18 में। और बानी, आपसे शुरू करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ। थैंक यू रंजना। मैं गुड़गांव से हूँ और मेरी स्कूलिंग भी वहीं डीपीएस में, और उसके बाद कॉलेज भी यहाँ दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी लेडी श्री राम कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी है अपनी। वहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक्स में अंडर ग्रेजुएट डिग्री ली है, और वहीं पे दृष्टि और मैं मिले और हमने नाउ एंड मी को स्टार्ट किया। और अब ये पिछले 4 साल से मैंने यही करा है, तो मेरी लाइफ ही ये बन गई है। तो जब कोई पूछता है नाउ एंड मी घूम रही है जिंदगी, बस, तो कोई मेरे बारे में पूछता है तो मेरी लाइफ ही नाउ एंड मी बन गई है। तो बस पूरा टाइम वहीं पे। उसके अलावा मैं अपने फिटनेस पे और अपनी फैमिली के साथ जो भी टाइम मिलता है वहाँ स्पेंड करती हूँ। मेरी छोटी सी डॉग है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। दृष्टि, आप बताएं थोड़ा बहुत कुछ अपने बारे में। मेरा नाम दृष्टि है। आई एम 26 years old। वाओ! मैंने स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम से करी है एंड कॉलेज लेडी श्री राम वानी के साथ साथ ही बैचलर्स इन साइंस स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। एंड हम रोल नंबर 4 और रोल नंबर 5 होते थे कॉलेज में, तो सेम क्लास सेम कॉलेज, एंड वहीं पे हमने नाउ एंड मी की शुरुआत करी। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। तो हमेशा से घर पे बहुत सुनने को मिला है अबाउट बिल्डिंग योर बिजनेस, और वहीं से ऐसी मोटिवेशन आई नाउ एंड मी के तरफ काम करने की। इसके अलावा अपने फ्री टाइम में मुझे वेट लिफ्टिंग करना पसंद है। क्या बात है! तो फन फैक्ट, मैं 110 kg डेड लिफ्ट कर सकती हूँ। सो हाँ, मेरे बारे में मुझे भी सीखना है। हाँ। अब आप मुझे जान गए हैं तो डेफिनेटली। अच्छा, आप लोगों की क्योंकि उम्र बहुत कम है ना, और आप दोनों एक साथ स्कूलिंग वगैरह आप लोगों की हुई है, लेकिन ये स्टार्टअप करना है और मेंटल हेल्थ को लेकर के उस पर फोकस करना है, उसके बारे में बात करनी है।
मतलब एक तरह से आप लोग जागरूक कर रहे हैं समाज को, है ना? जबकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टैबू की तरह है हम लोगों के बीच। बिल्कुल। हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते ही नहीं है, लेकिन पेंडेमिक के बाद से अगर देखा जाए या उसी के दौरान से, तो टीनेज बच्चों में भी या कोई भी उम्र हो, किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति हो, सबको सुकून चाहिए, और सुकून नहीं मिलता है। लड़ाई, हर किसी की जिंदगी में नए नए तरह के चैलेंजेस हैं। तो मेंटल हेल्थ क्यों होना चाहिए, इसी पर आपका फोकस क्यों रहा, और ये सिर्फ मेंटल हेल्थ पर ही काम करना है, ये आइडिया कैसे आया? हमें लगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है एक इंसान में, वो उसका माइंड है। माइंड आपको कुछ भी आप अचीव भी कर सकते हो और आपको एक बहुत ही डार्क प्लेस में भी डाल सकता है। तो सारा कंट्रोल आपके माइंड में है। माइंड ही आपको जो कहते हैं कि फिजिकल फिटनेस में भी अगर आपके माइंड में आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। वहीं से ये शुरू हुआ कि जब हमारे लोएस्ट फेज होता है लाइफ में, तब हमें लगता है शायद हमारे साथ ही बुरा हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा, शायद हम इससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। ये चीज़ हमें लगा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जब हमने शुरू किया था। और जब हमने भी शुरू किया था, इनफैक्ट दृष्टि ने तो फिर भी साइकोलॉजी पढ़ी है, मैंने तो उस टाइम पढ़ी भी नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि ये मेंटल हेल्थ जैसा कुछ होता है। करते करते हमने सीखा, और फिर हमने सीखा तो हमने कहा औरों को भी पता होना चाहिए कि जैसे आपकी हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ है, आपकी फिटनेस है, आप जिम जाते हो या एक्सरसाइज करते हो, एक आपको पता है आप कब एक्टिव हो कब इनएक्टिव हो, वैसे ही आपकी मेंटल हेल्थ गुड बैड हेल्दी अनहेल्दी हो सकती है। ये हमने करते करते सीखा, और यही चीज़ हम इंडिया में और सबके पास लाना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ सबके लिए है, सिर्फ एक इलनेस या एक बीमारी के लिए मेंटल हेल्थ लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, लेकिन इंडिया में अभी भी उसको मतलब इस तरह से उस पे लोग बात ही नहीं करते हैं, इस तरह से देखते हैं जैसे कि वो किसी तरह की कोई डिजीज है ना? लेकिन आप लोगों की उम्र बहुत कम है, और इस उम्र में इतना मैच्योर सोचना, है ना, वो भी मतलब एक मुश्किल बात है कि आप किस तरह से इसी विषय पर सोचना है और इस पर ही काम करना है। लेकिन इंटरेस्टिंग। और कॉलेज से निकलते ही शुरू कर दिया आप लोगों ने ये, क्योंकि बॉयज़ भी अगर अपना कुछ काम शुरू करने वाले होते हैं तो वो भी 1-2 साल नौकरी कर लेते हैं, लेकिन कॉलेज से निकलते ही अपना स्टार्टअप शुरू कर देना, तो मतलब कैसे? क्योंकि घर वालों का क्या सपोर्ट रहा, या क्या उन्होंने मना किया, क्या कहा, मतलब उनका क्या कहना था? तो जैसे दृष्टि ने बोला, हम बहुत लकी हैं कि बाकियों को, घर वालों को कन्विंस करना पड़ता है कि प्लीज़ हमें एक रिस्क लेने दो लाइफ में। हमें तो पुश ही घर से मिला कि नहीं, अभी यंग हो तो रिस्क लो लाइफ में। कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं आपके पास, आपका घर है, एक आपकी एजुकेशन है, ये सब हम सबके पास है, तो ये एक बेस्ट टाइम है रिस्क लेने का, जब आपके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। क्या बात है बानी, मतलब आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मतलब जैसा कह रहे हो कि घर से पुश मिला, हाँ है ना? जी। तो पापा क्या करते हैं? तो मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर्स रह चुके हैं, पापा अभी भी हाँ। पढ़ाते हैं, उन्होंने काफ़ी बिजनेसेस खुद भी रन करे अरे हैं, वाह। पेरेंट्स ने साथ में भी काफ़ी काम किया है। तो ये करना और मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना भी शुरू से ये घर से ही मिला है, उनकी ही टीचिंग्स हैं। जो स्कूल में भी जब मैं थी तब पढ़ने के टाइम मेडिटेशन की तरफ, माइंडसेट की तरफ, ये सारी लर्निंग्स वहीं से आई हैं, मेरे लिए भी और दृष्टि के लिए भी। आई थिंक हमेशा यही हुआ है घर पे कि अगर छोटा सोच रही होती हूँ तो पेरेंट्स ही बोलते हैं कि तुम छोटा सोच रहे हो, बड़ा सोचो। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे को 90 अचीव करना है, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलेंगे 90 नहीं 200 के बारे में सोचो। तो वो एक जो पुश घर से मिला है, आई थिंक उसके बिना हम नहीं होते जहाँ हम आज हैं। मेरे पापा कहते हैं जब भी मुझे स्ट्रेस होती है, चिंता मत करो चिंतन करो, तो ऐसे ना बातों बातों में कुछ कुछ कह जाएंगे और वो लाइफ की लर्निंग बन जाती है। मुझे लगता है ना कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में मतलब हम कुछ भी करने जा रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स का, फैमिली का सपोर्ट होता है तो हम और बेहतर, वही बात है कि 90% की जगह हम 101% दे पाते हैं, है ना? ये तो है बिल्कुल। और जैसे हम लड़कियां हैं तो हमें लगता है लड़कियों के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू फेल, और फेल करना इतना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि अगर आप फेलियर से डरोगे तो आप ट्राई नहीं करोगे। तो घर पे अगर आपका एक सपोर्ट सिस्टम है जो बोलते हैं नहीं रिस्क लो, कोई बात नहीं,
नहीं भी होता तो हम हैं, वो चीज़ हमें पुश करती है एवरी डे ताकि हम अपना बेस्ट दें। और डजेंट मैटर, बट हमें पता है कि हम दुनिया में कुछ एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं और करना चाहते हैं और करते रहेंगे। हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम है। तो ये भी मुझे लगता है कि लड़कियों के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आती हैं जहाँ पे वो रिस्क ले सकें। दृष्टि, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि नाउ एंड मी क्या है और किस तरह से काम करता है। नाउ एंड मी एक मेंटल हेल्थ और वेलनेस प्लेटफॉर्म है। हम वेबसाइट और ऐप दोनों जगह पे अवेलेबल हैं। हम लोगों ने बहुत आसान बनाया है लोगों के लिए आके हेल्प सीख करना। कई लोग होते हैं जिनको प्रोफेशनल हेल्प सीख करने से बहुत डर लगता है, तो हम लोगों ने कम्युनिटी से शुरू करा। आप दुखी फील कर रहे हैं, आप अपसेट फील कर रहे हैं, आप किसी और से आके बात कर सकते हैं। और ये एक इंसान होगा प्रॉबेबली आप ही के जैसा, दुनिया में कहीं भी है, बट वो आपके जैसा इशू फेस कर चुका है। तो कई बार हमें बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि हम अकेले नहीं हैं अपनी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, और किसी और से इसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा लोग आके हमारी प्लेटफॉर्म पे हेल्प सीख कर सकते हैं। तो हम स्टिग्मा हटा रहे हैं कि आप कोचेज़ हैं, थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे आके आप बात कर सकते हैं। एनीथिंग जो आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है, उसके लिए हम पर्सनलाइज सॉल्यूशंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, कई लोगों को अच्छा लगता है एक्सरसाइज करके बेटर फील होता है, कुछ लोगों को योगा करके अच्छा लगता है, कुछ लोग स्पिरिचुअल लर्निंग से बेटर फील करते हैं। तो हम लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं और फिर उनके लिए पर्सनलाइज प्लान्स बनाते हैं जो उनकी लाइफस्टाइल में फिट हो सके। क्या बात है। तो लेकिन क्योंकि आप लोग विमेन है ना, विमेन एंटरप्रेन्योर, और अपना स्टार्टअप शुरू करना एक महिला होने की वजह से, औरत होने की वजह से, लड़की होने की वजह से कितना टफ रहा? क्योंकि चैलेंजेस तो स्टार्टअप की दुनिया में सभी के साथ हैं, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, है ना। लेकिन जहाँ तक मैं देख पाती हूँ, या मैं अब तक जितनी विमेन एंटरप्रेन्योर से मिली हूँ, मैंने देखा है कि उनकी कहानियाँ और भी ज़्यादा मुश्किल हैं, है ना। तो बानी, मैं चाहूँगी कि आप ना बताएं हमें देखने वालों को इस वक्त कि चैलेंजेस क्या रहे आपके। मुझे लगता है हम इसे दो तरह से देखते हैं। हमारा कॉलेज क्योंकि ऑल गर्ल्स ऑल विमेन कॉलेज था, तो हमने देखा हमारी जैसी और बहुत सारी मतलब ब्रिलियंट औरतें हैं जो अलग अलग फील्ड्स में हैं। पॉलिटिक्स में जा रही हैं, कुछ इंग्लिश हैं, कुछ कंसल्टिंग में हैं। हम ये सब देखते थे तो हमारा वर्ल्ड व्यू ये हो गया कि नहीं, विमेन कुछ भी कर सकती हैं। तो वहाँ से हमारा माइंड खुला और हमें लगा कि हाँ, नहीं, कोई बैरियर नहीं है। घर से ये नहीं आया बैरियर कि आप लड़की हो तो आप नहीं कर सकते। पर फिर क्या होता है जब आप शुरू करते हो और आप आसपास देखते हो कि अच्छा आसपास तो और इतने एग्जाम्पल्स हैं नहीं। घर में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, स्कूल में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, कॉलेज में नहीं होती हैं, लेकिन जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो वहाँ तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स रही? बस वहाँ पे आपको छटना शुरू हो जाता है, दिखने लग जाता है कितनी औरतें हैं, कितने आदमी हैं एक्चुअल वर्कफोर्स में, स्टार्टअप्स में और भी कम, टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स में और भी कम। और फिर जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ती जाती है, जैसे हमने जब अपना सीड कैपिटल रेस किया, उसके अगली स्टेज में और कम होती जाती हैं। और ये आपको रियलाइज़ होता है, जैसे आप भी जब जैसे हमने जब शुरू किया था तो हम 22 साल के थे। अब कितनी कम उम्र थी। मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि आज की तारीख में 22 साल की लड़कियाँ स्टार्टअप शुरू करने के बारे में नहीं सोचती हैं, या तो वो कुछ और ही कर रही होती हैं। उनको तो क्लैरिटी भी नहीं होती है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। और इतनी कम उम्र में, मतलब आप अगर बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो तो ये सचमुच मतलब यस, बहुत अच्छी बात है। बट रंजना, पता है कभी भी ये नहीं सोचा था कि स्टार्टअप बनाएंगे या बिजनेस बनाएंगे। एक बहुत बड़ा ना ड्रीम और विजन था जो देखा और उसके पीछे लग गए बस। तो हमने ये नहीं सोचा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है क्या नहीं। हमें खुद पे बिलीव था और हमें लगा कि हम इसके पीछे पड़ेंगे ना तो हम कुछ कर जाएंगे। तो बस वो फर्स्ट स्टेप लिया और फिर फिगर आउट करते रहे। सारे आंसर्स हमारे पास भी नहीं थे शुरू में। एक एक करके एक एक दिन को लिया, कुछ रोज करते गए और तब वो सपना जो है ना
तो उसके ये- पीछे भागना है बस। तो अभी 4 साल में ऐसा लगा कभी कि मतलब खामखा शुरू कर लिया? क्यों शुरू कर लिया? मुश्किल बहुत है, फंडिंग नहीं मिल रही है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, मतलब ऐसे वाले सवाल आए क्या कि कुछ और कर लेना चाहिए था यार, हम भी शादी वादी करके निकल जाते हैं, ऐसा लगा क्या? एक आई थिंक एज आती है जब सोसाइटी प्रेशर शुरू हो जाता है जो आपको नहीं रियलाइज़ होता। पहले आप एक स्टूडेंट हो, आप बस काम कर रहे हो, आपसे यही एक्सपेक्टेड है। और जैसे ही थोड़ा सा आपका काम शेप लेने लग जाता है, जैसे हमारा फंड रेज हो गया, हमारा एक यूज़र बेस एक लेवल तक पहुंच गया, कुछ कुछ बिजनेस का शेप जैसे आने लग गया, तो फिर एक नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन होने लग गई कि अब पर्सनल लाइफ में भी नेक्स्ट क्या है ना, सब यही पूछते हैं अब क्या नेक्स्ट। तो आई थिंक वही हम एज विमेन एंटरप्रेन्योर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ता है कि हाँ, अगर हमें भी एक $1 बिलियन कंपनी बनाना है या फिर हमें कुछ भी बड़ा करना है अपने बिजनेस के साथ या अपनी लाइफ के साथ, तो कुछ जगह पे एक बैलेंस नहीं हो पाता। इस इतनी अर्ली स्टेज में आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं, आपको अपनी ड्रीम्स के पीछे जाना पड़ता है। और ये सिर्फ शादी के लिए नहीं, बहुत सारी फ्रेंडशिप्स के साथ, बहुत फैमिली, मतलब आपको बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं एक वन आइड फोकस लाने के लिए और अपनी ड्रीम्स को एक रियलिटी बनाने के लिए। तो मतलब और मुश्किल तो बहुत ही होता है। मुश्किल तो है। आप सुबह उठते हो और आपको लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, 2 घंटे बाद कुछ ऐसे फट जाएगा और फिर लगेगा ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। अभी कितने लोगों की टीम है आप लोगों के पास? 12 लोगों की 12 लोगों छोटी टीम है और सब अच्छा काम करते हैं। तो 12 लोगों की टीम है, साथ में 200 हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और कितने लोग आपके इस मुहिम से जुड़े हुए हैं? मतलब मैं तो इसको एक स्टार्टअप से ज्यादा ही एक तरह की मुहिम, एक तरह की जागरूकता है जिस पर आप लोग काम कर रहे हो। उनका नंबर्स क्या है, जितने लोग आपसे, आम आबादी जो आपके साथ जुड़ी हुई है? तो एक तो हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 3 लाख लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ, जो हमारी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हर महीने हमारी जो पहुंच है लोगों पे, गूगल और SEO जो बोलते हैं उससे 6 लाख लोगों को हर महीने हम रीच करते हैं, जहाँ पे वो आके हमारे कंटेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 लाख रजिस्टर्ड और हर महीने 6-6 लाख लोगों को हम रीच करते हैं। तो इस बीच तो बड़े इंटरेस्टिंग, या इंटरेस्टिंग भी नहीं कहूँगी मैं उसको, कि बड़े अनोखे तरह के अनुभव भी हुए होंगे, है ना? कुछ इस तरह के लोग भी मिले होंगे कि उनकी कहानियां या उनकी प्रॉब्लम्स सुन करके या पढ़ करके मतलब आप भी शॉक्ड हो गए होंगे। कुछ याद है कुछ ऐसा जिसने दिमाग पे एकदम एक छाप छोड़ दी हो कि ओह, कुछ ऐसा किसी की जिंदगी का? अभी बहुत रिसेंटली हमें एक यूज़र ने मैसेज किया और ये तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी है एक्चुअली। उन्होंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था 2 साल पहले और काफ़ी अपने वही लोएस्ट पॉइंट पे थे और मतलब इस पॉइंट पे आप अपनी वही लाइफ के बारे में सोचते हो कि क्या क्या फ़ायदा है मेरी लाइफ का। और वहीं से उनको एक और मेंबर मिली, उनसे उनकी बातचीत शुरू हो गई और ये अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में है, ये एक ग्रीस में है और एक इंडिया में है। और उनकी बातचीत तो शुरू हुई, फिर उनकी रैपो अच्छी बन गई और फिर रैपो एक रिलेशनशिप में बन गई और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिलेंगे। तो ये लोग कहाँ आपके प्लेटफॉर्म पे हमारे मिले? प्लेटफॉर्म पे मिले दोनों। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही अपनी, और क्या हुआ कि ये लोग दोनों कुछ रिलेशनशिप या रोमांटिक चीज़ ढूंढ भी नहीं रहे थे, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई क्योंकि दोनों किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे थे और उनको एक कंपेनियन मिला या कोई समझने वाला मिला, तो उनकी रैपो बन गई। और फिर उसके बाद वो लोग दुबई में मिले और अब वो अपनी फैमिली से भी मिलेंगे। तो उन्होंने हमें भेजा मैसेज कि थैंक यू, आपने हमारे लोएस्ट पॉइंट से लाके हमें एक ऑलमोस्ट एक लाइफ कंपेनियन मिल गया आपके प्लेटफॉर्म से। तो ये स्टोरीज जब हम पढ़ते हैं ये हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि हाँ, लगे रहो, कुछ अच्छा हो रहा है दुनिया में क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव है। बट कई बार ऐसा हुआ है, जैसे जब हमने शुरू करा, हम 21-22 साल के थे,
और ऐसी ऐसी स्टोरीज हमें सुनने को मिलती थी कि हम अफेक्ट हो जाते थे। वही तो, क्योंकि 21-22 साल में तो हाँ। हमारा ही मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ना, दुनियादारी को लेकर के, जी। समाज को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं जो दिमाग को छू ही नहीं पाई हैं बिल्कुल। इतनी कम उम्र में। मुझे याद है 4 साल पहले एक बारी हम आई थिंक बानी के रूम में ही बैठे थे। हम पहले एक दूसरे के घर से काम करते थे। उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑफिस कुछ नहीं था। तो वो तो पेंडेमिक वाला टाइम भी था। उससे उससे पहले भी भी- पहले। उससे पहले। हाँ जब जी। कोई फंडिंग कुछ नहीं कुछ नहीं था। तो एक दूसरे के घर जाते थे, और हमारा घर भी एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर है। अरे तो हम मेट्रो रोज- लेके चले जाते थे, कुछ भी बस पहुंचना है। एक दिन ये मेरे घर, दूसरे दिन मैं इसके घर, ऐसे सुबह 8 करा है बजे हमने। सुबह 8 बजे। तो उसी टाइम पे एक दिन था जब बानी के साथ उसके घर पे हम बैठे थे, एंड एक स्टोरी आई जहाँ पे किसी ने लिखा कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, परेशान है, और वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हम क्या करें, इस मोमेंट पे इस इंसान की हम कैसे मदद करें। 2 मिनट बाद हमने देखा कि किसी और इंसान ने ऑलरेडी वहाँ पे एक लिस्ट लिख दी थी, 100 reasons for you to live, और 100 रीजंस लिख दिए कि योर पेरेंट्स लव यू, ऐसे ऐसे करके 100 चीज़ें लिख दी। एंड हमें लगा हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। Wow, हमने एक so प्लेटफॉर्म sweet. बनाया है जहाँ आके हाँ। लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हाँ। तो उस मोमेंट में हमें रियलाइज़ हुआ कि हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, पर साथ के साथ हमें भी ये समझना पड़ेगा कि ये ऐसा होता रहेगा अब, और हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा खुद भी टू डील विद ऐसी चीज़ें। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है ना, इसको लेकर के हमारी सोसाइटी में हमेशा से टैबू रहा है कि लोग फेस तो करते हैं अपने दिमाग के अंदर, लेकिन सोशली वो आकर के बोलते नहीं है, किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम में मतलब आप लोगों के लिए कितना मुश्किल रहता है अपने किसी भी जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनको इस चीज़ के लिए तैयार करना कि वो अपना सब कुछ आपके साथ शेयर कर पाएं? एक तो है कि जब एक्चुअल में बात आती है तो सच में ये बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम खुद नहीं एक्सेप्ट करते, बिकॉज लगता है कि हाँ अगर हम मान लेंगे कि हाँ हम लो हैं तो शायद हमने गिव अप कर दिया है। तो कई बार आप ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, पर इसीलिए हमने जब शुरू किया तो हमने कम्युनिटी से शुरू किया, और कम्युनिटी में आप अनोनिमसली भी बात कर सकते हो, तो आपको अपनी आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमने बहुत बहुत जानबूझ के किया था ताकि ये बहुत अंदर मन की बात है आप खुल के कर सको, और आपको ये ना लगे कि हाँ सामने वाला क्या सोचेगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, वैसा फील कर रहा हूँ। और ये जो कम्युनिटी हमने बनाई हमारा मेन बेस है, जिससे हम इंटरैक्ट करते रहते हैं और समझते रहते हैं कि हाँ इनको क्या चाहिए, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो हमारे लिए हमारी कम्युनिटी ही सब कुछ है, जहाँ से हमने ये शुरू किया और लोगों को एक, आप कह लो, एक सेफ स्पेस दी कि हाँ आपके मन में जो भी है आप बात कर सकते हो। अभी आपको ये नहीं सोचना कि मैं किसको बता रहा हूँ, मैं कौन हूँ। आप अनोनिमसली बात करो। और कई लोगों ने वहाँ से अपना फर्स्ट स्टेप लिया है ऑफ अपनी दिल की बात रखना, या फिर अपनी जो भी चल रहा है बिना किसी प्रेशर के उसको एक रिलीज़ करना कि हाँ एटलीस्ट मेरा थोड़ा मन हल्का हो गया कि मैंने बता दिया कि मुझे कैसा लग रहा है। लेकिन बानी, ये तो बात हो गई कि मतलब लोग अपने प्रॉब्लम्स आकर के डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग एक कम्युनिटी की तरह काम करते हैं तो बड़ा आप बहुत मुश्किल भी है ये, और पता नहीं मतलब मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ पर आकर के किसी भी तरह की मतलब नफरत या नेगेटिव मैसेजेस ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि वो तो खुले तौर पे चल रही है, आपका ग्रुप चैट जो हो रही हैं, तो उसमें आकर के किसी भी तरह की शरारती तत्व अपनी हरकतें ना करें, वो कैसे सुनिश्चित करते हो आप? तो ये भी चीज़ हमने हमारे माइंड में डे 1 से थी कि लोगों को प्लेटफॉर्म देंगे तो अच्छा बुरा सब आएगा। पहले क्या करते थे हम, जब इतने लोग नहीं थे तब हम एक एक चीज़ अप्रूव करते थे। हमने टैग इस तरह से बनाया था कि जो भी कोई लिखेगा हम पहले देखेंगे ठीक है नहीं है, फिर वो जाएगा, लाइव नहीं होगा जब तक हम उसे अप्रूव नहीं करते। जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ती गई और वॉल्यूम इतनी बढ़ गई कि हम 2 जने उसे नहीं मैनुअली कर सकते थे, तब हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। और एक फिल्टरेशन सिस्टम है जिससे ऑलमोस्ट 95 to 98% जो हम मॉडरेशन कहते हैं वो ध्यान रखता है कि हमारी कम्युनिटी सेफ रहे। और जो बाकी है, जो थोड़ा एक ह्यूमन टच चाहिए होता है, जो शायद टेक्नोलॉजी से मिस हो जाए, उसके लिए हमारे पास 24/7 बैक एंड पे मॉडरेटर्स, ह्यूमन मॉडरेटर्स हैं
जो पूरे टाइम फोरम को देखते रहते हैं और उससे चीज़ें हटाते रहते हैं, जो हमारी, और हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी गाइडलाइंस बनाई हैं कि हाँ आप कम्युनिटी में ये बात कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, और उसके हिसाब से, और ये हमने 4 साल से अभी तक बहुत इस पे स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग रहे हैं, इसीलिए हमारी जैसी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती जो इतनी सेफ और पॉजिटिव है। बट ये हमने मॉडरेशन पे टेक्नोलॉजी और ह्यूमन दोनों के थ्रू इंश्योर करा है कि हमारी कम्युनिटी एक एक्चुअल सेफ स्पेस है, ना कि सिर्फ कहने के लिए सेफ स्पेस। दृष्टि, जैसे जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनको आप कैसे ये इंश्योर करते हैं कि वो वो यहाँ पर आकर के अच्छा ही फील करेंगे? वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोग्राम्स क्या हैं, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ते हैं? इस पर मैं चाहूँगी कि आप बताएं। 2 से 3 चीज़ें हैं जिससे लोग आके बेटर फील कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला, बहुत ही मुश्किल होता है फर्स्ट स्टेप लेना किसी के लिए, तो हमारी वेबसाइट या ऐप पे कोई आता है तो हम उनके लिए बहुत आसान बना देते हैं कि आप किस तरीके से हमसे हेल्प ले सकते हो। एक व्हाट्सएप नंबर है, एक कॉलिंग नंबर है, जहाँ पे वो हमें अनोनिमसली मतलब बस कॉल कर सकते हैं एंड बता सकते हैं कि वो क्या गो थ्रू कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और हम उनको सजेस्ट कर देते हैं कि उनको उनकी कंसल्टेशन करके कि उनके लिए क्या प्लान हम कर सकते हैं। उनके लिए जितना आसान कर सकते हैं हम वो करते हैं। उसके अलावा जो लोग कंफर्टेबल नहीं हैं एक कॉल पे आके हमें बताने के लिए, वो सिंपली हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आई थिंक ऐप खोलते ही उनको दिखता है कि हाँ यहाँ पे और भी लोग हैं जो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं। उसके अलावा हमने नोटिस करा है कि सबसे ज़्यादा लोग दुखी, अपसेट फील करते हैं रात के 1 से 2 बजे। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। उस टाइम पे कोई आपको हेल्प अवेलेबल नहीं होती है, आपके दोस्त नहीं अवेलेबल होते उस टाइम पे, आपके पास फैमिली नहीं होती, और सबसे लोनली आपको तब फील होता है। तो हमने हमारे प्लेटफॉर्म को 24/7 अवेलेबल बनाया है कि कोई आए तो उसको ये ना लगे कि मेरे को अभी हेल्प नहीं मिल सकती। तो 3 बजे भी अगर कोई हमारी ऐप डाउनलोड करेगा, वहाँ पे उसको एक्सपर्ट्स दिख जाएंगे जिनसे वो उसी समय बात कर सकते हैं। आपके लाइफ कोच हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, उसी मिनट वो वहाँ पे बात शुरू कर सकते हैं लोगों एक्सपर्ट्स के साथ। तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इस केस को लेकर के या इस बातचीत को या इस क्लाइंट को लेकर के हमको आगे बढ़ना है और हमको थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट इनसे जोड़ना है? आप कैसे ये डिसाइड कौन करता है? आप लोग करते हो या आपकी पूरी एक कोई टीम है जो इस पर काम करती है? जो लोग ऐप पे डायरेक्टली आते हैं उनके लिए हमने, जैसे दृष्टि ने बोला, एक बहुत इजी सिस्टम रखा है। हम चाहते थे कि एक ट्रांसपेरेंसी हो एक एक्सपर्ट के बारे में, और एक एक्सपर्ट का जो एक हवा है कि पता नहीं साइकोलॉजिस्ट क्या, मेरा मतलब मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, ये सब जो चीज़ें हैं, उनको एक तरह से लगे कि हाँ ये भी सामने वाला एक इंसान है मेरी तरह, उसके पास ये क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से शायद वो मेरी हेल्प कर सकता है। तो उनके बारे में एक बहुत डिटेल्ड हमने, कि वो आपको किस चीज़ के साथ हेल्प कर सकते हैं, उनकी एक वीडियो, उनके क्रेडेंशियल्स, उनकी रिव्यूज़। तो जिस तरह से हमें आदत हो गई है ऑनलाइन चैटिंग, शॉपिंग, ये सब करने की, तो प्रोफेशनल हेल्प भी मिलना उतनी ही आसानी से, ये हमारा एम था हमारी ऐप के थ्रू, कि हाँ आपको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है जिसमें आप अपनी स्पेस से और अपने टाइम से एक्सप्लोर करो। आपको क्या लगता है, आपको किस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, आपके रिलेशनशिप्स हैं, करियर है, या फिर आपको एक्चुअली कोई स्लीप इंसोम्निया बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, तो जो भी चीज़ है। और जितना हो सके हमारा एम रहता है कि यूज़र जो है वो एम्पावर्ड हो, उसे पता हो कि वो किससे क्या हेल्प ले सकता है। कोचेस से आप ले सकते हो, एक अगर आपको कहीं एक गोल या एक प्रोग्रेस अटेन करनी है। थेरेपी होती है कि हाँ आपको इंट्रोस्पेक्शन से अपने आप को हील करना है, कि हाँ मैं अपने आप में देखूं कि मैं क्या हूँ। तो हमारा आइडिया था कि जो भी टाइप की एक्सपर्ट हेल्प होती है, साइकाइट्रिस्ट हो गए जो थोड़े से आपको के एक्सट्रीम केसेस हो गए जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मुझे मेडिकल हेल्प चाहिए, हर टाइप के एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं जिनके बारे में आप और जान सकते हो और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो अपने टाइम पे। तो आप लोगों के माध्यम से मतलब कितने लोगों को फायदा हुआ है? उनका कुछ नंबर है? रोज़ की रोज़ 1000 लोग आके सेशन तो लेते हैं हमसे। हाँ। हमारी ऐप पे। मतलब ऐसा हुआ कोई लौट करके आया हो और उसने कहा हो कि वो बहुत थैंकफुल है आप लोगों की वजह से, उसका कोई बहुत बड़ा टेंशन, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम
मतलब वो निकल पाया किसी भी तरह के डिप्रेशन से, प्रॉब्लम से? ऐसे ईमेल्स और मैसेजेस तो बहुत बहुत रेगुलरली सारे। आते हैं हमें। एक याद है मुझे कि इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था एक लड़की ने मुझे कि आपके प्लेटफॉर्म ने इतना हेल्प किया है कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, और काश मुझे इसके बारे में और पहले पता होता, तो अब मैं सबको बताऊंगी इसके बारे में। तो यही बस है जो हमें इट कीप्स अस गोइंग। और ऐसे इतने इतने मैसेजेस आते हैं कि अब हमें मतलब हमने गिनना छोड़ दिया है कि कितने हैं, पर कई लोग हमें पर्सनली ढूंढते हैं, जैसे दृष्टि ने बोला, कई कहते हैं हाँ हमें पता चला आप फाउंडर हो, हमने आपका इंस्टाग्राम कहीं से निकाला और हमें पर्सनली मैसेज किया। तो और ऐसे ऐसे लोग हैं जो 3-3 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा। रोज यूज करते हैं हमारी ऐप को, वहाँ पे आके उनको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ यहाँ पे और भी लोग हैं जो अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचना चाह रहे हैं। अगर आप ऐसे हमारे ऐप के जैसे पार्ट हो, ऐसे ही लोग हैं ना जो सोचते हैं कि हाँ मुझे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, मैं सिर्फ ठीक है प्रॉब्लम है और मैं उसको लेके बैठ जाऊँ, मैं कोई स्टेप नहीं ले रहा उसके लिए, बट प्लेटफॉर्म पे वो लोग आते हैं और फिर उनको बहुत अच्छा लगता है देखे कि ठीक है और भी लोग हैं जो यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करने आए हैं, बेटर करने आए हैं, ठीक होने आए हैं। तो काफ़ी मतलब 4 साल से भी हैं लोग जो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म को। कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल फ्री है। कम्युनिटी ना डे 1 से लेके अभी तक भी, अब हम इतनी बड़ी कम्युनिटी हो गई है, अभी भी हमने उस पर कोई मोनेटाइजेशन, कोई एड्स, कोई मेंबरशिप, कुछ नहीं। कम्युनिटी बिल्कुल फ्री है। और फिर क्या है, जो लोग इतने सालों से जुड़े हैं, जिनको खुद हेल्प मिली है, वो आके औरों को हेल्प करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये इतना एक क्या कहेंगे इसको, मतलब एक ऑर्गेनिक तरह से लोग जुड़े हैं इसके साथ, तो उनका भी मन करता है गिव बैक करने का। तो इसीलिए हमें लगता है कि कम्युनिटी, हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि काफ़ी लोगों ने ट्राई किया पर नहीं चली। हमें लगता है क्योंकि ये इतनी ऑनेस्टी से बनी है और इतनी गुड इंटेंशन से बनी है, क्योंकि हमने इसको बनाया था सबसे पहले जब हमारा कोई बिजनेस मॉडल, कोई फंडिंग, कुछ नहीं। और वो जो एक हमारा, हम कहेंगे एसेंस है, उसको हमने अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा है। तो इसीलिए कम्युनिटी इतनी पॉजिटिव और इतनी होलसम है आज भी। तो आप लोग इन लोगों का कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं? मतलब आपको कैसे पता चलता है कि आपके जो मेंबर्स हैं या जो आपसे जुड़ रहे हैं, आपको कैसे पता चलता है कि वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या उनकी जिंदगी में आपके होने से किसी तरह का फायदा मिल रहा है? देखिए, एक तो कम्युनिटी होती है कि कोई आया मैसेज टाइप के, ऐसे फेसबुक पे बहुत सारी कम्युनिटी चल रही हैं, मैं भी जाकर के किसी ग्रुप में जाके टाइप कर दूंगी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, उस पर 10 लोग आके सॉल्यूशन दे देंगे। लेकिन जो वो कम्युनिटी चला रहा है, एक तरह से उसकी ये ड्यूटी होती है कि अब उसने अगर पकड़ा इस तरह का कोई व्यक्ति कि भाई ये तो थोड़ा क्लिक कर रहा है, इसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो आप क्या किसी तरह का रिपोर्ट कार्ड उनका बनाते हैं ताकि उनको टाइम पर आप उनसे जुड़ सकें, उनके मतलब जो उनकी मन स्थिति है उसको आप इम्प्रूव कर सके थोड़ा? ये हम करते हैं जो बिल्कुल, जो मैंने बोला, जैसे अगर कोई मेडिकल या क्लिनिकल केस है जहाँ पे डायग्नोस्टिक्स या रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो एक अलग वर्टिकल है। पर जो हमारे डे टू डे हैं, जिसको लाइफ के स्ट्रेस हैं, ये हम आज तो नहीं करते, पर 1 साल पहले हम कर रहे थे, जब एक मूड डैशबोर्ड करके हमने बनाया था, जहाँ आप अपना मूड ट्रैक कर सकते हो ओवर टाइम कि हाँ क्या यहाँ पे आके हर रोज़ मेरा मूड इम्प्रूव हो रहा है। और यहीं पे हमने कुछ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स भी दिए थे कि हाँ, जैसे कहते हैं कि जर्नलिंग करने से, रोज़ करने से, या एक ग्रैटिट्यूड की हैबिट को डेवलप करने से आपको बेटर फील होता है। ये सारे टूल्स हम टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कम्युनिटी के साथ कि हाँ उनको क्या चाहिए, उनकी क्या हेल्प हो रही है। हमें लगता है कि एक यूज़र का जो एक नाउ एंड मी अकाउंट है, वो खुद ही एक जर्नल की तरह है, क्योंकि वो रोज़ ट्रैक डाल रहा है। बहुत लोग हैं जो ऐसे भी लिखते हैं, डे 1, डे 2। कई लोग आते हैं जो कुछ हैबिट्स अपने आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, तो वो रोज़ लिखता है और यूज़ करता है नाउ एंड मी को अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए कि हाँ मैं आपको बता रहा हूँ आज मैंने स्मोक किया नहीं किया इतने दिन से। तो जो जनरल केसेस हैं उनके लिए ये टूल्स हमने दिए हैं, हम डालते रहते हैं। और जो सीरियस, जैसे मैंने आपको केसेस बताया जहाँ पे आपको एक फुल डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, आपका क्या हिस्ट्री है, एक क्या आपके पास एक इलनेस, क्योंकि इलनेस में फिर आपका होता है कि हाँ आप बेटर हो रहे हो, कैसे हो रहे हो, उसको कैसे मेजर करना है।
और बाकी तो फिर आपका मूड है जो आप ट्रैक कर सकते हो डे टू डे जर्नलिंग करके। तो इस तरह से हमने इसको सेपरेट करके मेजरमेंट टूल्स डाले हैं। और ये मूड डैशबोर्ड बनाने के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हेल्प ली है। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। मॉडरेशन जो हमारा है, जो मूड डैशबोर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे लिए बहुत हेल्प करी है। शुरू में हम दोनों पीछे से करते थे, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती रही हमने उसको बिजनेस में, कंपनी में यूटिलाइज करते रहे। तो जो लोग लिख रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको सेंटिमेंट एनालिसिस बोला जाता है, वो करके देख पाता है कि ये इंसान डे बाय डे बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका मूड कैसा चल रहा है, और वो हम डिस्प्ले उनको दिखाते थे, जो लास्ट ईयर मूड डैशबोर्ड हमने लॉन्च किया था। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जब आप मेंटल हेल्थ के लिए सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पे बहुत लोग हैं जिसको इसकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है एज अ बिजनेस, एज अ कंपनी, जहाँ आप एक टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं ताकि आप स्केल कर पाएँ, आप बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाएँ और एक प्लेटफॉर्म बना पाएँ जहाँ आपके पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की अलावा भी लोग अपने आप आके सीख कर सकते हैं हेल्प, और साथ के साथ एक पर्सनलाइजेशन भी हो कि अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, वो समझना चाहता है, तो उसको वो पर्सनलाइज्ड भी मिले। तो हम लोगों का, हमारा हमेशा फोकस रहता है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस किया जाए, कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ताकि हम पूरे इंडिया और फिर एक टाइम के बाद पूरे वर्ल्ड तक पहुँचे, और साथ में एक पर्सनलाइज्ड केयर भी प्रोवाइड करें लोगों को जिनको उसकी ज़रूरत है। लेकिन दृष्टि, मुझे मतलब मुझे क्या, जो कि सच भी बात है, मुझे ही नहीं लगता, ये सभी को लगता है कि जो मेंटल हेल्थ है बड़ा सेंसिटिव मामला होता है ये, है ना। तो ये उनको हम सही गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन व्यक्ति किस मन स्थिति में क्या बात लिख रहा है, और यहाँ से आप लोगों की तरफ से या वहाँ से आप लोगों की कम्युनिटी में जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की तरफ से किस तरह का मैसेज उस तक पहुँच रहा है, तो ये तो बड़ा मुश्किल भी हो जाता होगा। काफ़ी मुश्किल हो जाता है, एंड इसीलिए क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है ना। आपको नहीं पता कि रात के 2 बजे कौन व्यक्ति किस दिमाग से, किस माइंडसेट से वहां पर क्या टाइप कर रहा है, और आपका एक शब्द भी उसके दिमाग को डिस्टर्ब करने में या बेटर करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। यहाँ हम सपोर्ट और मदद लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की, जो हमारे 200 एक्सपर्ट्स हैं जो सालों के एक्सपीरियंस से आते हैं। मतलब कुछ एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं जिनके पास 30-30 साल का एक्सपीरियंस भी है। 200 एक्सपर्ट्स ये हमेशा अवेलेबल होते हैं ऐप पे, जो देखते रहते हैं कि जो रिप्लाईज आ रहे हैं कम्युनिटी पे वो ठीक हैं कि नहीं हैं। साथ के साथ बिकॉज ये लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इनके साथ भी बातें होती हैं वो देखी जाती हैं कि ढंग से वो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो अच्छा, वो लोग सिर्फ वहां पर वॉच करते हैं, सिर्फ वॉच करते हैं, या मतलब कैसे डिसाइड करते हैं आप लोग कि उनके इशू को आगे लेकर के जाना है या वहीं पर ड्रॉप कर देना है? ये कैसे डिसाइड करते हो आप लोग, या सिर्फ एक सिंपल चैट बॉक्स चलता है? ये जो चीज़ आपने कही ना, जैसे आप सोचो जब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो, अब वो आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी ट्रीटमेंट चाहिए। आपको डॉक्टर बताएगा आपके लिए क्या सही है, बट जाना ना जाना वो आपके ऊपर है। तो ये हम किसी को पुश नहीं कर सकते कि आप इस स्टेट में हो, आप ये करो या आप वो करो। पर हाँ, लेकिन जो हमने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, मतलब जो हमारे आर्टिकल्स भी होते हैं या कम्युनिटी होती है या जो भी एक्सपर्ट सर्विस है, हर जगह हमने ये इंश्योर करा है कि हमने जो काम करा है वो प्रोफेशनल्स के साथ करा है। हमारे आर्टिकल्स भी मेडिकली रिव्यूड होते हैं। तो हम अपनी तरह से ये करते हैं कि हाँ, जो हम डाल रहे हैं यूज़र्स के लिए वो वेल रिसर्च्ड और प्रोफेशनली एक तरह से रिव्यूड है। हमारे पास हेल्पलाइंस सारी जगह विजिबल रहती हैं। एक चीज़ है जो हम करते हैं, एक ट्रिगर वार्निंग जिसे कहते हैं, कि अगर कोई पोस्ट है, क्योंकि पूरे टाइम कभी कभी इतनी हैवी बातें पढ़ना भी आपके लिए एक टोल ले सकता है, तो यूज़र्स अपने आप एक ट्रिगर वार्निंग डाल सकते हैं ताकि जब आप फीड पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको वो चीज़ अगर वो हैवी है तो आपको ना पढ़नी पड़े। और उसके साथ में एक हेल्पलाइन का पूरा लंबा लिस्ट उनके पास जाता है अगर वो कुछ भी ऐसा मेंशन करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें थोड़ा अलार्म खड़ा करना चाहिए। तो हमारी तरफ से एक जेंटल, आप कह लो, नज है, लेकिन हम किसी और को नहीं बता सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए। हम सिर्फ अपनी तरफ से उनकी हेल्प कर सकते हैं।
बानी, ये जो लोग आप लोगों से जुड़ते हैं, मतलब ये किन जगहों से हैं? शहरी हैं या गांव देहात, इस तरह की जगहों से आते हैं? कैसे कौन लोग हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं? आप मानोगे नहीं, हमारी कम्युनिटी तो जो है आ, आधी इंडिया से और आधी इंडिया के बाहर से है। अच्छा। तो बहुत लोग हैं जो बाहर से भी हमारे साथ जुड़े हैं, पर जो हमारे से प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं वो मोस्टली इंडिया के शहरों से हैं। दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे से सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं। और हमें लगता है कि हाँ, अभी जिस तरह शहर की लाइफ हो गई है, जितनी फास्ट पेस हो गई है, वहाँ पे स्ट्रेस इतना बढ़ गया है और अभी अवेयरनेस भी वहाँ सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए वहाँ पे एटलीस्ट वो स्टेप ले रहे हैं प्रोफेशनल हेल्प लेने का। तो ये हमारा स्प्लिट है लोगों का। गांव ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि डिप्रेशन तो वहाँ भी है ना? प्लान है कुछ ऐसा कि उन इलाकों में भी पहुंचना है? क्योंकि आज तो फोन सबके हाथ में है ना? तो आप लोगों से तो कोई भी जुड़ सकता है। तो आपका मतलब टारगेट है कुछ ऐसा कि आप लोगों को उन लोगों तक भी पहुंचना है, और या उसके लिए किसी तरह की कोई तैयारी है? अभी कुछ टाइम तक तो हमारा प्लान है कि हम पहले शहरों को केटर करें और धीरे धीरे करके हम एक्सपैंड करेंगे बाकी जगहों पे इंडिया के, क्योंकि ज़रूरत तो है, बट आई थिंक बात आ जाती है एक्सेप्टेंस की। और हमें लगता है कि जो ये रूरल प्लेसेस हैं वहाँ पे एक्सेप्टेंस को अभी आने में टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे लोगों को समझाना भी मतलब इतना आसान नहीं होगा। पहले तो उनको यही बताना होगा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज या किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन, क्योंकि जागरूकता नहीं है एक्चुअली उन जगहों पे ना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है, कोई दिमाग में कुछ चल भी रहा है, तो लोग शायद एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं करते होंगे, है ना? वो पहले तो यही फोकस करते हैं ना कि अपनी रोज की रोटी कहाँ से आ रही है। हाँ। पहले उस चीज को वो सॉल्व कर रहे हैं, तब जाके तो उनको हाँ। वो मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा ये सोचने का कि हाँ। हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसके लिए मुझे हेल्प चाहिए। हाँ। तो अभी मुझे लगता है उसमें टाइम लगेगा, हाँ। वो अवेयरनेस क्रिएट होने में, वो एक्सेप्टेंस आने में। बिल्कुल। अच्छा, लड़कियां ज्यादा जुड़ी आती हैं प्लेटफॉर्म पर या लड़के आते हैं? मानोगे नहीं आप, बट लड़के ज्यादा आते हैं। अच्छा। हमने जब शुरू किया था हमें लगा था कि लड़कियां ज्यादा आएंगी क्योंकि वो बातें ज्यादा करती हैं। हाँ। बट लड़के ज्यादा आते हैं। और हमने जब इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करा, हमने ये रियलाइज करा, उनसे बात भी करी लड़कों से, वो कहते हैं कि हम अपनी असली जिंदगी में तो किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं। तो हम किसी से बात नहीं कर पाते, तो यहाँ आके हमें आउटलेट मिल जाता है, हम बात कर पाते हैं खुल के, हमें हेल्प मिल जाती है और हम अनोनिमस भी रह सकते हैं। तो 60% ऑफ आवर यूजर बेस इज मेल डोमिनेटेड। हाँ, और बहुत सारे लोग तो मतलब अपना जेंडर बदल करके भी होते होंगे उस पे, है ना? काफी पता चल मतलब जाता है कि एक लड़की लड़का बन के कुछ सवाल पूछ रही है या लड़का लड़की बन के सवाल पूछ रहा है। हाँ, डिपेंड करता है, मतलब अनोनिमस रहता है सारा डेटा, तो ऐसे पता नहीं चलता। बट कम्युनिटी पे कई लोग हैं जो बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। कभी ऐसा हुआ दृष्टि की मतलब कोई ऐसा सवाल आ गया हो, ऐसी बातचीत आ गई हो जिससे आप लोग भी पढ़ के या जान करके बड़े शॉक्ड हो गए हो और सोचा हो कि मतलब नहीं नहीं, अब इसको तो मतलब इस पर काम करना ही करना है, इनको रेफर करना ही है आगे? कोई किस्सा, कोई बात जिसने आप लोगों को भी बहुत शॉक्ड कर दिया हो? ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, कम्युनिटी पे तो हुए ही हैं, पर जब से हमने इस पे काम करना शुरू करा है, जब हमारे आसपास के लोगों को पता चला, उन्होंने हमें कॉल करना और मैसेज करना शुरू करा अपने इश्यूज़ के लिए। पर्सनली मैं किसी को जानती हूँ जो जिनके फादर ने मुझे फ़ोन किया कि हाँ, इनको अल्कोहलिज्म से इशू है, तो इनके लिए क्या करें, इनको रिहैबिलिटेशन के लिए क्या करें। और तब हमें पता चला कि हाँ, हमें टाइम हो गया था इस स्पेस में, लेकिन जो एंड एक यूज़र है या कोई इंसान है, उसको अभी भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। जब उसको हेल्प चाहिए होती है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाए, उसके पास क्या हेल्प अवेलेबल है। एक और कोई जूनियर है मेरी स्कूल से, उसने मुझे बताया कि मैंने लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऐप पे कंसल्टेशन लेके लिए हैं। तो ये अब हमें लोग बताते हैं, और क्योंकि अब हम इस फील्ड में हैं तो लोग हमें बहुत चीज़ें खुल के बताते हैं। तो जब हम ये सुनते हैं तो हमें लगता है हाँ, आप ऐसे रोज़ मिलोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि हाँ, पीछे ये चल रहा है या इनको ये तकलीफ़ होगी। पर क्योंकि अब हम ये वाला इस काम में घुस गए हैं, तो अब लोग भी हमें खुल के बताते हैं और ये हमें चीज़ें ऊपर आती रहती हैं। कुछ कम्युनिटी के भी और हमारे प्लेटफॉर्म के भी
इंस्टेंसेस हैं जो जैसे एक यूज़र ने कॉल करा हमें और वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लग गए, कहते कि अभी रिसेंटली मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं गे हूँ। और उस टाइम पे कहते कि अभी मेरे को इतना टाइम लगा है एक्सेप्ट करने के लिए, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी फैमिली को कैसे बताऊं। तो इस समय हमें लगा कि अच्छा, इनको हमें आगे भेजना चाहिए। एक क्वेयर अफर्मेटिव थेरेपिस्ट बोला जाता है जो इन टाइप के इश्यूज के साथ डील करते हैं। तो हमने वही ढूंढा कि इनके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए कौन से एक्सपर्ट होंगे, कौन से थेरेपिस्ट होंगे जिनसे वो बात कर सकते हैं और वो एक्सेप्ट कर पाए अपनी प्रॉब्लम को और शेयर कर पाए अपने फैमिली के साथ। तो उनका मतलब वो किस तरह के इश्यूज फेस कर रहे थे? मेनली तो एक्सेप्टेंस का इशू था कि आप पहले खुद एक्सेप्ट करो, वो सबसे टफ होता है। फिर बाद में जाके आगे लोगों को बताना, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना कि दिस इज हु आई एम। अच्छा, पिछले कई सालों में मतलब जब फेसबुक वगैरह शुरू हुआ, सोशल मीडिया जब शुरू हुआ 2005-6 से, तब तो आप लोग बहुत छोटे रहे होगे, लेकिन शुरुआती दिनों में ये सारी चीज़ें बड़ी हैपनिंग होती थी, पॉजिटिव होती थी, लोग यहाँ पे बड़ी हेल्दी बातचीत करते थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे फेसबुक हो जाए या आपका ट्विटर है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, ये सब नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी क्योंकि आप लोग एक बड़ा पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़े हुए हो, तो इस तरह का कुछ प्लान है कि इसको फेसबुक की तरह एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना देना है जहाँ पर लोग आकर के सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सच लिख रहे हैं, है ना। जैसे रेडिट है, तो रेडिट पर भी जब हम आते हैं तो वहाँ पे मतलब कोई अपनी पहचान के साथ तो है नहीं उधर, है ना, तो लोग अपना फ्री होकर के वहाँ पर बात कर सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं। लेकिन रेडिट का भी ये है कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इस तरह का कंटेंट है जो जो मतलब नॉर्मली तो नहीं पढ़ा या देखा जा सकता है ना। तो कोई प्लानिंग है क्या इस तरह की कि उसको फेसबुक जैसा बड़ा कर देना है अपने प्लेटफॉर्म को? जब आप शुरू करते हो कुछ तो आपका एम्बिशन इतना ही बड़ा होता है। इनफैक्ट दृष्टि और मैंने डिसाइड ही करा था कि हम साथ में काम करेंगे, क्योंकि दोनों का विजन था कि कुछ एंटी फेसबुक बनाएंगे। शुरू हमने उससे किया, पर करते करते ये समझ में आया कि जब जब कोई चीज़ बड़ी होती जाती है और सोसाइटी का शेप लेती है, अब सोसाइटी में ही दिखावा है, तो जब सोसाइटी वो कर रही है तो आपका इतना बड़ा सोशल मीडिया भी वही मिमिक करेगा, और मिमिक क्या और ज़्यादा उसको एम्पलीफाई करता है उन चीज़ों को और उन इश्यूज़ को। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये था। लेकिन जब आप एक्चुअल ग्राउंड पे काम करते हो, आप इश्यूज़ देखते हो, फिर आपको लगता है नहीं, एक सेफ स्पेस बनाना मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना, मतलब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्या कहेंगे जो अच्छा नहीं है आपके प्लेटफॉर्म के लिए, आपको उनको मना करना पड़ेगा। तो आप बहुत ज़्यादा लोग लाओगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा। ये हमें एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, क्योंकि हम चाहते थे कि हाँ, क्योंकि स्टार्टअप्स स्केल के बारे में बहुत, स्टार्टअप्स का पॉइंट ही है कि वो इतना मैसिवली स्केल करें, लेकिन हमें वो एक रूल को ब्रेक करना पड़ा ताकि हमारी कम्युनिटी या जो हमारी एक वैल्यू सिस्टम से कंपनी बनी है उसको ध्यान में रख के वो कंपनी ग्रो करे। क्योंकि जैसे आपने बोला, रेडिट भी जो है, जब आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी है लोगों को, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं आएगी अगर हम, जैसे जो हम मॉडरेशन कर रहे हैं, वो एक तरह का एक सेंसरशिप हो गया। तो वो एक एक्चुअल सोसाइटी को नहीं रिप्रेजेंट करता। वो एक बहुत ही इंटेंशनली आपने एक छोटा अपना एक कॉर्नर बनाया है इंटरनेट पे, जहाँ पे आप सेफली बात कर सकते हो। तो हमने एक्सेप्ट किया। हमें भी एक हमारा ड्रीम था कि हम बहुत बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनाएंगे, लेकिन अब हमें पता है कि नहीं, हम बहुत ध्यान से और बहुत ये रूल्स रख के इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि लाना आसान है, और फिर जब एक बार एक रेप्यूटेशन और एक ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है किसी ऐसी सेंसिटिव चीज़ के लिए, वो आप फिर दोबारा नहीं ला सकते। तो मन तो बहुत था, पर आप भी सीखते हो करते करते स्टार्टअप की, हाँ नहीं, मन मार के भी जो सही है कंपनी के लिए और आपके विजन के लिए वो करना बेटर है, ना कि जो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ आप वही करो। बिल्कुल। वैसे नॉर्मली मतलब सबसे ज़्यादा इश्यूज लोगों को किस तरह के होते हैं? क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप है, जॉब है, करियर है, फैमिली है, मतलब इंसान की ज़िंदगी में अगर हम प्रॉब्लम्स देखने जाते हैं तो प्रॉब्लम्स की तो कमी नहीं है ना, कमी नहीं है। लेकिन मतलब फिर भी सबसे ज़्यादा कौन से इश्यूज होते हैं जो लोग फेस कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा
एंड क्योंकि ये सबसे नज़दीकी एक प्रॉब्लम है तो सबके रिलेशनशिप्स ही चाहे वो रोमांटिक है या फिर जैसे दृष्टि ने बताया आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप है, सबसे ज़्यादा इंसान को वही अफेक्ट करता है क्योंकि वो इतना पर्सनल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो लोग हमारे पास आते हैं उनकी कोई ना कोई रिलेशनशिप के रिलेटेड इशू होता है, डिवोर्स है, ब्रेकअप है, चीटिंग हो गई, इनफिडेलिटी के इश्यूज हैं, ये सब सबसे ज़्यादा आते हैं। और इसके बाद करियर स्ट्रेस है, करियर में क्या करना है, एग्ज़ाम्स फेल हो गए, कितने लोग हैं जो नीट के एग्ज़ाम्स हो गए या फिर अपने जेई के पेपर के स्टूडेंट्स आते हैं, फेलियर से डील करना, अपना पाथ ढूंढना, लंबे आवर्स काम करना, करियर और पैशन के बीच में जो एक टग ऑफ वॉर रहता है। और फिर क्योंकि आप इतना सोच रहे हो लाइफ के बारे में तो उसके बाद जो एक इशू आता है वो आता है एक, मैं कहूँगी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मेरा पर्पस क्या है। तो बहुत सारे लोग, तो ये हमारे टॉप 3 हैं जो जिसके लिए इमीडिएटली लोग चाहते हैं कि उनकी हेल्प हो। और प्रोफेशनल हेल्प, जब कोई लॉस, किसी ने कोई अपने लव्ड वन की डेथ होती है तब भी आप बहुत ही, मुझे लगता है क्योंकि रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो गया, वो आपको बहुत ब्रेक करता है। तो यूजुअली जब आप हेल्प लेने आते हो ऐसा कुछ होता है आपकी लाइफ में जो ट्रिगर करता है और फिर आप बस, आपको लगता है कि एक ऑप्शन ये है टू टेक हेल्प, तो ये इश्यूज आते हैं हमारे पास। मुझे लगता है दृष्टि भी कुछ कहना चाहती है इस पे, है ना? नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बानी ने पूरा सम करा है कि यही हैं चीज़ें जिसके बारे में लोग आके सबसे ज़्यादा बात करते हैं। और हमें हमेशा से हमारा बिलीफ ही ये था कि आपकी लाइफ में अगर आप एंशियस फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, उसका रूट कॉज ऐसा एक इंस्टेंस, एक ट्रिगर पॉइंट ही होता है आपके लाइफ में जो आपको बॉदर करता है, जिसकी वजह से ये इश्यूज डेवलप होते हैं। तो स्टार्टिंग में भी जब हम लोगों ने शुरू किया और हम लोगों को बताते थे हमारी कंपनी के बारे में या प्लेटफॉर्म के बारे में, हम ये नहीं बोलते थे कि आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो आप आके हमारे पास बात करो। हम कहते थे कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपका ब्रेकअप हुआ है या आपको जॉब का स्ट्रेस है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। तो उस तरीके से हमने थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करी, रादर देन सेइंग कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप आइए। उससे लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, पहले ही पीछे हट जाते हैं ना कि मेंटल हेल्थ इशू नहीं है हमारे साथ, कोई बात ही नहीं करना चाहते ना एक्चुअली लोग उस पर, कि वो शुरू से दिमाग में बैठा हुआ है कि कोई डिजीज है ये तो, जबकि है नहीं, है ना? मतलब आप अगर ऐसे भी बात करें तो जब पीरियड्स होते हैं लड़कियों को, तो उस टाइम में भी कितने सारे मूड स्विंग्स होते हैं, है ना? लेकिन बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन लड़कियां बात नहीं करती हैं, बहुत बहुत सालों बाद उनको जाकर के पता चलता है कि मूड स्विंग्स जैसी भी कोई चीज है ना? हमारी ऐप पे, कम्युनिटी पे ऐसे बहुत सारे हमने कैटेगरीज बनाई हैं और उनसे हम लोगों को बोलते हैं कि आप कैटेगरीज देखो और आप उससे रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक कैटेगरी है पीरियड्स करके ही, कि हमने वो इसलिए लिखा है वहाँ पे ताकि अगर कोई औरत आ रही है और उसको दिख रही है वो कैटेगरी वहाँ पे, वो और ज़्यादा फील करेगी कि हाँ यहाँ पे मैं इसके बारे में बात कर सकती हूँ। तो ऐसे करके 200-250 कैटेगरीज हैं हमारी ऐप पे जो हमने डाली हैं कि आप आओ, देखो कि यहाँ पे और भी लोग हैं इसके बारे में जो बात कर रहे हैं और आप भी आके बात कर सकते हो यहाँ पे। तो वो जो एक स्टिग्मा है इन चीज़ों के अराउंड, हम इस तरीके से भी उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग जुड़ते हैं आप लोगों से, उनका कुछ मतलब डेटा वगैरह भी आपके पास होता है कि किस एज ग्रुप से हैं, क्या मतलब क्या उम्र है, कहाँ से हैं, क्या प्रोफेशन है, इस तरह का भी कोई डेटा रहता है आपके पास? हाँ जी, डेफिनेटली। तो जब वो साइन अप करते हैं हमारे ऐप के साथ, वो एक यूज़र नेम सेट करते हैं, अपना नेम डालते हैं, उसके बाद उनका क्या वो इशू गो थ्रू कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा पूछते हैं, उनकी एज, जेंडर, लोकेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम उनसे पूछते हैं। और ये इसीलिए है ताकि हमें भी उनके एज और जेंडर इनका पता रहेगा, तो हम भी उनको सही चीज़ सजेस्ट कर पाएंगे कि उनके लिए, उनकी प्रॉब्लम के लिए क्या चीज़ है जो हम रेकमेंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा संख्या में या ज़्यादा मात्रा में कौन सा एज ग्रुप है जो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है? सबसे ज़्यादा टेंशन कौन से एज ग्रुप में है? हमारी कम्युनिटी काफ़ी यंग है। हमने 18 बिलो तो प्लेटफॉर्म को रखा ही नहीं है क्योंकि इश्यूज इतने गंभीर हैं। बट कम्युनिटी पे काफ़ी
ज़्यादा 18 to 35 के एज ग्रुप है, पर काफ़ी कभी हमें केसेस मिलते हैं, कोई 60 प्लस भी आते हैं, पर वो कम होते हैं, पर वो शेयर करते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं वो यूजुअली थोड़े से ओल्डर, मतलब 25 एंड अबव वाले लोग आते हैं। और वो हमें लगता है कि बहुत रीजंस की डिफरेंस है कि मतलब यंगर जनरेशन को आदत है सोशल मीडिया पे अपना शेयर करने की, तो वो आके कम्युनिटी में करते हैं। और प्रोफेशनल हेल्प लेने, जब आप थोड़े सीरियस और प्रोफेशनल हो जाते हो लाइफ में, तो आपको वैल्यू आती है प्रोफेशनल हेल्प की। तो ये स्प्लिट है कम्युनिटी और एक्सपर्ट हेल्प के बीच में। हाँ, लेकिन मैंने पिछले काफ़ी टाइम से मैंने ये देखा है कि क्योंकि मैं जितने भी टीनेज बच्चों से मिलती हूँ ना, हालांकि ये जो उनकी एज है अभी वो टीन एज से भी और पहले आ चुकी है, मतलब 10 साल से हम देख सकते हैं, 10 साल की उम्र से, 8 साल की उम्र से 16, 17, 18 तक के जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सवाल हैं, है ना, उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप लोगों को मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप लोग उसको कुछ ऐसा भी सेट करो कि 18 से पहले वाले लोग भी उसमें शामिल हो, क्योंकि उन बच्चों को बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। मेरी एक छोटी बहन है जो 17 साल की है, तो उसके दोस्त जब आते हैं घर, तो उनमें से एक ने मुझे पर्सनली आके कहा है कि मतलब दीदी, मतलब ये ऐसा ही कुछ आपको हमारे लिए करना चाहिए, हमें बहुत ज़रूरत है। पर वही है कि बच्चों के लिए कुछ बनाना मतलब और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम जब तक हम, क्योंकि हमने ये भी इतनी सेफ्टी से और हर चीज़ सोच के बनाया है, बच्चों के लिए बनाएंगे तो और सोच के बनाएंगे, और शायद अगले कुछ 1 या 2 साल में कुछ बच्चों के लिए भी निकालें। मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ जाएगी, जिस तरह से हम लोगों का टाइम मतलब बदल रहा है ना, अभी तो बहुत सारी चीज़ों की एंट्री होती जा रही है बहुत तेजी से, बहुत अर्ली, है ना, मतलब हम टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं, और इमोशन और इन सब चीज़ों में मतलब किसी को अगर फील भी आ रहा है अंदर, तो इंसान मतलब चाह करके भी नहीं शेयर कर पाता है किसी से। तो ऐसे में तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मतलब आप उससे भी थोड़ा ऊपर आ जाओ, मतलब 18 प्लस को अभी उससे भी पहले आने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी उम्र के बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। खैर, तो अब आते हैं हम लोग धंधे पर, है ना। हालांकि जो आप कर रहे हो ये तो एक तरह से अवेयरनेस है, जागरूकता फैला रहे हो आप, मतलब सोशल वर्क हम इसको कहेंगे, लेकिन अब इसमें धंधा बनाना है, इसको बिजनेस लाना है, स्टार्टअप की तरह इसको करना है। तो ऐसा तो लगा होगा ना कि या फिर किसी ने कहा हो, दोस्तों ने या फैमिली ने, कि मतलब इतने नोबल चीज को आप धंधे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। क्या आप लोगों को भी तो एक सवाल आया होगा ना कि अब इसको धंधा कैसे बनाया जाए, बिजनेस कैसे बनाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए इससे। स्टार्टिंग में कई लोग हैं जिन्होंने हमें बोला कि आप इसको प्रोजेक्ट के जैसे बनाएंगे क्या, आप इससे पैसे कैसे कमाएंगे। काफ़ी हमें डाउट भी किया गया था उस चीज़ के लिए, एंड मुश्किल भी है, मतलब इस चीज़ को पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करो। आप मतलब पहले खुद के अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि हम तो अवेयरनेस के लिए आए हुए थे, तो अब इसको बिजनेस में कैसे बदल देना है ना। पर हमें बिलीव हमेशा से था कि हम अच्छा काम करेंगे ना, पैसा अपने आप हमारे पीछे आएगा। वाव। तो वो बहुत अंदर से अगर आपको बिलीव होता है ना, तो आपको उसकी सुननी चाहिए, क्योंकि झक मार के आएगी पीछे सक्सेस और पैसा। तो वो बिलीफ हमेशा से रहा है हमारे बीच में। बल्कि जब नॉइज़ बाहर से आई है, हम ट्विटर पे देखते हैं, लिंक्डइन पे देखते हैं, इतने लोगों ने हमें बोला, एक छोटा सा पॉइंट आया बीच में 3-4 महीने जहाँ हमें लगा कि क्या हम सही में सही कर रहे हैं। उस मोमेंट में हमें रियलाइज हुआ कि एक तो आपको गो थ्रू करना पड़ता है वो फेज, बट तब हमने रियलाइज किया कि नहीं, जो हमारी सोच शुरू से थी वो बिल्कुल सही है। एंड बिजनेस मॉडल पे अगर मैं आऊँ तो काफ़ी एवेन्यूज़ हैं जिसके थ्रू वी आर मेकिंग मनी। B2C मॉडल हमारा है मेन, जो 2 से 3 चीज़ें हैं उसके अंदर जहाँ से पैसा बन रहा है। एक है जो आप बोल सकते हो टेली काउंसलिंग, टेली हेल्थ का जो मॉडल है, उसमें भी 2 एवेन्यूज़ हैं। एक है जो प्लेटफॉर्म फी मॉडल है। अब हमारे ऐप पे जैसे कोई यूज़र आके बात कर रहा है, चैट कर रहा है, तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक प्राइस सेट है, उसके ऊपर हम प्लेटफॉर्म फ़ी ऐड करते हैं। जैसे ज़ोमैटो 2 रुपये चार्ज करता है अपने उसके लिए, डिलीवरी के लिए, या जो भी उनका प्लेटफॉर्म फ़ी होता है। एक वो मॉडल है। दूसरा है एक
कमीशन मॉडल। तो जो हमारे फुल टाइम सेशंस बुक होते हैं, जैसे किसी ने एक साइकोलॉजिस्ट के साथ 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन बुक करा है, तो वहाँ पे हमारा एक कमीशन मॉडल निकल के आता है उनके साथ। थर्ड, हमारे B2C में एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जहाँ पे हमारे जो प्रीमियम यूज़र्स हैं उनको हम एक कॉन्सियर्ज सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि ये यूज़र्स हमारे पास आके हमें एक्चुअली में अपनी प्रॉब्लम्स और डिस्क्राइब कर सकते हैं और हम उनको एक पर्सनलाइज तरीके से हेल्प ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे योगा थेरेपी हो गई, स्पिरिचुअल लर्निंग हो गई, साउंड हीलिंग के सेशंस हो गए, मेडिटेशन के ग्रुप्स और सेशंस हो गए, ऐसी टाइप की चीज़ें। तो ये B2C है और ये हमारा फोकस पिछले 4 साल से मेनली B2C पे रहा है। बहुत रिसेंटली हम लोगों ने एक B2B मॉडल भी लॉन्च करा है, और वो इसीलिए क्योंकि हमने रियलाइज़ करा कि जो हमारा जैसे सेकंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक है जॉब स्ट्रेस वर्क, हम डायरेक्टली वो एम्प्लॉयज़ के पास पहुंचना चाह रहे हैं। तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेशंस हैं जिनके साथ हम पार्टनर अप कर रहे हैं, उनके लिए भी हम पर्सनलाइज प्लान्स बनाते हैं। किसी को सिर्फ वर्कशॉप्स करानी है, कुछ वर्कशॉप्स हो गई जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की हैं, कुछ हो गई लीडरशिप के लिए अगर उनको वर्कशॉप्स करानी है, थोड़ा मोटिवेट करना है, माइंडसेट डेवलप करना है, उसके लिए करनी है। थर्ड हो गया कि एक प्रॉपर केयर प्लान बन रहे हैं उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके मेंटल हेल्थ के लिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम कर रहे हैं, और नेक्स्ट प्लान है कि हम गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेजेस, इन सब के साथ भी काम शुरू करें। स्कूल्स में तो बड़ा ज़रूरी है पहुंचना, क्योंकि जो 10th के एग्ज़ाम्स, 12th के एग्ज़ाम्स, वो बच्चे जो होते हैं, और वो जो टीन एज होती है ना, उसी एज में बच्चे बड़ी सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि रिलेशनशिप जैसी चीज़ें या अटैचमेंट जैसी चीज़ें बड़ी उम्र में 30+ हो रहे हैं या 25+ हो रहे हैं तब जा कर के होनी चाहिए, लेकिन ये तो इंसान का दिमाग है, वो कुछ भी सिखाने और बताने से नहीं होगा। मतलब उसमें तो टीन एज में जैसे ही बच्चे एंटर करते हैं, केमिकल लोचे होने शुरू हो जाते हैं दिमाग के अंदर, है ना। तो उसी में पढ़ाई भी उनको करनी है, उनको पढ़ाई पर भी कंसंट्रेट करना है, उसके साथ साथ उनके दोस्त, साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और ये सच है, मतलब ऐसा नहीं है कि 13 ईयर्स के बच्चे हैं या 14 ईयर्स के बच्चे हैं तो वो रिलेशनशिप में नहीं है, वो होते हैं रिलेशनशिप में, और बड़ी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स होती हैं उनकी, वो हर्ट भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, कम उम्र के बच्चे भी। तो वहां पर तो आप लोगों का पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो बड़ी कच्ची उम्र है, बिल्कुल, है ना। और उस उम्र में वो उस उम्र में नहीं पहुंचे हैं कि वो अपने आप को खुद से हैंडल कर लेंगे। उनको सिखाने समझाने के लिए जरूरत है किसी की। और ये ऐसी चीजें होती हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पाते हैं, अपने बड़े भाई बहनों से नहीं शेयर कर पाते हैं, तो उनको किसी भी रूप में कोई जो उनको हील करे उनके प्रॉब्लम को, तो स्कूल्स और कॉलेजेस में तो घुसना आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग आपको वहीं पर मिलेंगे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आप एकदम सही कह रहे हो। अभी बहुत ही रिसेंटली हमारे साथ ये हुआ, मैं नाम नहीं लूँगी, बट एक इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज जो कंसल्टिंग में काम करती हैं, उनकी CHRO से हम बात कर रहे थे उनके एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ काम करने के लिए। और उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए तो आप डेफिनेटली आप करिए ये जो आप कर रहे हैं, बट साथ में एक फैमिली प्लान भी हमें बताइए, क्योंकि हमारे जैसे शी वॉज अ लेडी एंड उन्होंने बोला कि मेरी जो बेटी है वो अभी स्कूल में है और वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है, नीट का एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी। उन्होंने बोला कि वो बहुत स्ट्रेस में रहती है, और अगर आप लोग हमें एक फैमिली प्लान भी प्रोवाइड करेंगे तो हम वो हमारे लिए भी और हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी वो लेके जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो बच्चों का स्ट्रेस तो है ही, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। क्योंकि आज आप लोग मेरे साथ हैं, तो मैं मतलब स्टार्टअप वाइब्स 18 के माध्यम से मतलब हमें देखने वालों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिन पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे टीन एज में हैं, कम उम्र में हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी ही एज में है। बच्चों से खुल करके पेरेंट्स का बात करना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक आपका 13 साल का 14 साल का बच्चा भी अगर ये कहता है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, या मुझे कोई अच्छा लग रहा है, या मेरा किसी के प्रति अट्रैक्शन है, कुछ भी है, तो उसमें थप्पड़ लगाने की बजाय, डांटने की बजाय, मतलब उनको बहुत प्यार से समझाइए, उनको सुनिए, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। वो जो एज है ना टीन एज वाली, वो बच्चे कह ही नहीं पाते हैं किसी से कुछ, वो अंदर बहुत सारी चीज़ें लेकर के बैठ जाते हैं। तो पेरेंट्स का, टीचर्स का सबसे बड़े हीलर उनके पेरेंट्स और टीचर ही हैं, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ तो वो जो डिस्कस करेंगे उनको हमेशा गलत गाइडेंस मिलेगा। फ्रेंड्स तो उनकी उम्र के ही हैं, वो उनको क्या हील कर पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे।
है ना। खैर, तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बात हो गई कि हमने बात की आप लोगों को कैसे हील कर रहे हैं, उनको कैसे जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप दोनों विमेन हो, है ना, और एंटरप्रेन्योर हो, तो आप लोगों के अपने चैलेंजेस भी रहे होंगे, है ना, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी टेंशन, अपने इश्यूज को आप कैसे, मतलब जब आप लोगों की जिंदगी में आता है कुछ इस तरह का कि अभी ये दिमाग में चल रहा है बहुत ज्यादा, और कैसे खुद को हील किया जाए, तो क्या करते हो? क्या करते हो? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब खुद पे बात पड़ती है तो सब लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो अभी बहुत रिसेंटली, इनफैक्ट जैसे दृष्टि कह रही है, 3-4 महीने पहले एक चीज़ जो सब बोलते हैं बर्न आउट जैसे हो जाते हैं काम करते करते, या फिर ज़्यादा घंटे या बहुत टाइम से आप काम कर रहे हो। हमें लगता था नहीं, अगर आप पैशन से काम कर रहे हो तो आप नहीं थकोगे, आप करते जाओगे, आप में कभी एनर्जी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हमारे साथ भी ये हुआ और हमने भी बहुत टाइम तक उसे इग्नोर किया। तो हमें इतनी अवेयरनेस है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तब आप अपनी हेल्थ को आप खींचते रहते हो, काम को पहले रखते हो। तो हमने भी मतलब मुश्किल तरह से सीखा कि नहीं, हेल्थ इज़ वेल्थ। और जो भी कहो, अनफॉर्चुनेटली जब आपकी हेल्थ एकदम जब ख़राब हो जाती है तब आपको ये आती है समझदारी। तो और हम स्पेशली जब यंग लोग बहुत मतलब एक गोल के पीछे भाग रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता लगता, ना टाइम पे सोते हैं, खाते हैं, कुछ किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता, और फिर एक दिन आपकी बॉडी हाँ, आप लगातार 3 महीने तक काम करते रहो, 3 महीने बाद आप बिस्तर पे अपने आप पड़ जाओगे, तो बॉडी आप नहीं सुनोगे तो बॉडी आपको फोर्स कर देगी। तो तब आपको करना पड़ता है कि हाँ। और हमने भी फिर टाइम निकाला, हमने एक स्टेप बैक लिया जो हमने 4 साल में नहीं लिया था, कि कोई बात नहीं, कंपनी अपने आप देख सकती है खुद को, अगर हम 4 दिन का ब्रेक ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत मुश्किल से समझाया। हम एक रिट्रीट के लिए गए, हमने थोड़ी मेडिटेशन करी, योगा करी, और टाइम स्पेंड किया थोड़ा सा नेचर में, थोड़ा अपने आप को वो एक हीलिंग टाइम दिया कि हाँ कोई बात नहीं, पहले थोड़ा वापस आओ। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, रूटीन सेट करना, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए टाइम निकालना, थोड़ा सा एक सोशल टाइम भी निकालना, और लोगों से बात करना है। ये जो सारे हमें लगता है कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कई बार हमें पता होता है लेकिन हम करना भूल जाते हैं। तो हम अब यही कोशिश करते हैं कि हाँ, एक बिजनेस बनाना है, एक आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, पर जब आप में ही एनर्जी नहीं रहेगी तो ना बिजनेस रहेगा ना कुछ और। तो सही बात है। बस। और मुझे लगता है हम निकले हैं इस फेज से, या जब भी हमारे को हार्डशिप्स आई हैं कभी भी, 2 रीज़न के वजह से। बाकी सब चीज़ें हैं जो हमने करी हैं डेफिनेटली, पर एक सबसे पहले हम दोनों साथ में हैं, तो आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट। और सेकंड हमारी रोल नंबर फैमिली, 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 4 एंड 5, क्या बोलते हैं वो, स्ट्रेस 2 लोगों में बढ़ जाता है। और सेकंड हमारी फैमिली, कि जब आप जैसे नीचे जा रहे होते हो ना खाई में, कोई आपको उठाने वाला होना चाहिए। तो ट्रू, आप एक जब बिजनेस रन कर रहे होते हो, सबसे पहले इंसान कंपनी के बारे में सोचता है ना। लेकिन हमारे केस में हम एक दूसरे का ख्याल ज़्यादा रखते हैं और फिर देखते हैं कि कंपनी का क्या करना है, बिकॉज हम लोग जब तक हम दोनों ठीक नहीं होंगे तो वो कंपनी कैसे चलेगी। तो आई थिंक वो एक को फाउंडरशिप और वो एक फ्रेंडशिप साथ में हमें जो मिली है, आई थिंक उसके बिना आई डोंट थिंक हम इससे निकल पाते। जो भी हमने चैलेंजेस देखे हैं, इट्स बिकॉज हम साथ में हैं, और प्लस हमारा फैमिली का सपोर्ट रहा है दोनों का। नहीं, बड़ी खूबसूरत बात है वैसे तो ये, क्योंकि हमारे आसपास के ऐसे तमाम लोग हैं जिनके जो अपने ही लेवल पे अपनी चुनौतियों से लड़ रहे होते हैं, ना फैमिली का सपोर्ट होता है, ना दोस्तों का सपोर्ट होता है, सबसे मुश्किल है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों के बीच इस तरह की बॉन्डिंग है कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे हो, और फैमिली, मतलब बहुत लकी हो कि फैमिली सपोर्ट कर रही है। जब आपका खुद का ग्लास फुल होता है ना, तभी आप दूसरे के ग्लास में पोर करके उनको पानी दे सकते हैं, है ना, उनकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो
हमेशा से मेरे और बानी के साथ वो सपोर्ट रहा है, एक हम पॉजिटिव स्पेस से आए हैं, इसीलिए भी शायद हम एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम को ले पाए हैं सॉल्व करने के लिए, बिकॉज वी कम फ्रॉम दैट सपोर्ट। तो हमें लगा कि हम समझते हैं कि व्हाट दैट सपोर्ट मीन्स, एंड हम वो दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो सक्सेसफुल है और इंडिया में सबसे बड़ी और सक्सेसफुल कम्युनिटी बनी है, बिकॉज हमारे पास वो एग्जाम्पल रहा है ऑफ पॉजिटिव सोशल सपोर्ट एंड फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मेरा वो सवाल अभी भी मेरे पास ठहरा हुआ है, क्योंकि मुझे उसका जवाब चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि लड़कियां छोटी छोटी नौकरियां भी करती हैं, कॉलेज स्कूल में भी होती हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें फेस कर लेती हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक लड़की हैं, है ना। उनका जेंडर जो है वो महिला का है, लड़की हैं, बच्ची हैं। तो आप लोग जब स्टार्टअप की दुनिया में आए और अपना पहला फंडिंग लेने के लिए एफर्ट किया आप लोगों ने, तो इस तरह का हुआ कुछ कि लड़की होने की वजह से कोई काम ना हुआ हो? क्योंकि देखिए, स्टार्टअप की दुनिया है, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सभी चैलेंजेस फेस करते हैं, है ना। और इसमें ये कहना कि आप गुड लुकिंग हो या आप अच्छे दिखते हो तो इसका आपको फायदा मिलेगा, नहीं। मतलब गुड लुक्स की अगर बात करें तो लड़कियां दो तरह की होती हैं, खूबसूरत और बहुत खूबसूरत, है ना। तो लुक्स पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ज़्यादा ग्रेसफुल हो, ज़्यादा खूबसूरत हो, तो वहाँ पे भी चैलेंजेस होते हैं, है ना, कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन मोस्ट प्रोबेबली बदल जाती है आपको लेकर के। आपके दिमाग को वो बाद में रीड करेगा, उस पर वो बाद में बात करेगा, पहले आपके चेहरे को देखेगा, है ना। तो एक लड़की होने की वजह से आप लोगों को जो स्टार्टअप की दुनिया में जो चैलेंजेस फेस करने पड़े हों, मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में बताएं, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो स्टार्टअप करना चाहती हैं, और इस दुनिया में जब वो एंटर करेंगी तो उनको कुछ कुछ पॉइंट्स होने चाहिए उनके पास, कि जिसके लिए वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखें। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा अवॉइड करें सोचना कि एज अ वुमन आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी, वो बेटर है, बिकॉज आप जितना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचेंगे। पर आपको लगता है कि अवॉइड किया जा सकता है? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है लड़की होने की वजह से। आप अवॉइड कैसे कर सकते हो, आप इग्नोर कैसे कर सकते हो आपके आसपास के लोग जब उसी माइंडसेट के हों? तो आप सही कह रहे हो। आई थिंक हम इस मामले में लकी रहे हैं, इसीलिए शायद हम ये चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि एक तो है कि हम दो हैं, एक तो है कि नहीं, हम दो हैं, तो क्या होता है कई बार शायद जब आप अकेले हो तो सामने वाले को लगता है इसका फायदा उठाया जा सकता है। दो हैं तो पता है साथ में कोई खड़ा है, तो थोड़े शायद पंगे लेने से पहले सामने वाला शायद 2 बार सोचता है। दूसरी चीज़, फंड रेज के टाइम पे जैसे जो प्रोसेस रहा था, उसमें भी हम लकी थे कि पूरा प्रोसेस वर्चुअल था। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्चुअल मीटिंग खराब जाती है तो आप उसे बीच में कट कर सकते हो, आप उस सिचुएशन में फिजिकली नहीं हो। उस तरह से हम लकी थे। लेकिन हाँ, एक जनरल इशू है जो एज अ वुमन आप हमेशा आपके माइंड में होता है, वो आपकी खुद की सेफ्टी सिक्योरिटी, जो आप पूरे टाइम अलर्ट रहते हो। बहुत चीज़ें जो आप शायद अवॉइड करते हो अपनी सेफ्टी को सोचते हुए, अब वो सही है कि नहीं, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती हैं? मेरे ख्याल में दृष्टि कह रही कि हाँ, वो मत सोचो। अगर कुछ अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ लेट गो कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर वो प्रायोरिटी रखना चाहते हो, अपने आप को पहले रखना चाहते हो, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और हुए ऐसे इंस्टेंसेस, जैसे एक बार ऑफिस में एक एम्प्लॉई जिसको फायर कर दिया था, वो धक्का मार के अंदर आ गया हमारे कैबिन के, और फिर हमें गार्ड्स के साथ हाँ, मतलब अगर कोई लड़का फाउंडर होता तो शायद वो बदतमीजी नहीं करता। तो ऐसे कुछ कुछ हुए हैं इंस्टेंसेस, बट कोशिश यही करते हैं कि हाँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं। शायद हम एक टाइम में आए हैं जब लड़कियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अलग से क्रिएट करी गई हैं, जैसे एक ऑल विमेन कॉलेज हो गया, या फिर कुछ एक्सेलरेटर्स के पार्ट हम रह चुके हैं गूगल का, जो विमेन ओनली है। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं क्योंकि हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ, हम अपना ध्यान उस तरफ रखें, और जो ये एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में कम सोचें, ताकि लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे। लेकिन हाँ, एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो एक जनरल कंसर्न एक औरत की रहती है, वो तो आप
सोसाइटी ही वही है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं आपके खुद के मेंटल लिमिटेशंस भी जो होती हैं वो आपको काफ़ी रोकती हैं आगे बढ़ने से। फॉर एग्जांपल एक आदमी को बचपन से बोला जाता है कि तुझे कुछ करना ही करना है, चाहे तू 10 बार फेल होए लेकिन खड़े होके तेरे को करना है। दूसरी तरफ एक औरत को बोला जाता है तेरे को एक चांस मिल गया ना करने का, फेल हो गई अब बस बंद कर दे, शादी कर ले। तो एक वो चीज़ खुद को बार बार समझाना कि नहीं, मैं बार बार फेल होके भी वापस खड़े होके कुछ बिल्ड कर सकती हूँ। आई थिंक अपने आप को वो याद दिलाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, और सबसे अच्छी बात आप लोगों के साथ ये है ना कि आप लोगों का फैमिली सपोर्ट भी अच्छा है। मतलब आप लोग कुछ करने निकले तो ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स का विरोध करना पड़ा, है ना? जी। कि पेरेंट्स ने कहा कि नहीं आपको तो मास्टर्स करना है, नहीं तो आपको ये वाला कोई भी कोर्स करना है और आप अभी बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने भी आप लोगों के सामने कोई शर्त नहीं रखी ना। आप लोगों ने जो भी सोचा, जो भी प्लान किया, उन्होंने सपोर्ट किया। तो दरअसल एक्चुअली जो हेल्दी चीज, जो हेल्दीनेस होती है हमारे अपने अंदर, वो हमें फैमिली से ही सबसे पहले मिलती है ना? अगर फैमिली का सपोर्ट होता है तो ऐसे लगता है कि वो आप किसी बच्चे को, 13 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को एयरपोर्ट पे छोड़ दीजिए कि बेटा तुम्हें अकेले ट्रैवल करना है, आप उसको पहले से ही डरा दोगे कि ट्रैवल में बड़ा प्रॉब्लम होगा, कैसे अकेले मैनेज करोगे, क्या करोगे। तो बहुत जरूरी होता है कि वो पहले अगर उसको कह दिया जाए नहीं नहीं एंजॉय करो अपना ये ट्रिप, खूब सारी सेल्फी लेना, वीडियो बनाना, ये करना वो करना, तो बच्चे को ना कॉन्फिडेंस आ गया। जब हमारे दिमाग में होता है ना कि ये काम खराब हो जाएगा या डर होता है उसके अंदर, तो वो काम वैसे भी कुछ ना कुछ हम खुद ही अपनी तरफ से मिस्टेक कर देते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट रहा आप लोगों को तो वो तो सबसे ही अच्छी बात है, जिसकी वजह से आप लोग और बेहतर कर पाए हो और आगे बढ़ पाए हो। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप लोगों के? फ्यूचर में कहाँ कहाँ पहुंचना है, क्या करना है? फ्यूचर तो बहुत कुछ करना है। अभी तो लग रहा है कुछ करा ही नहीं। बहुत लंबा रास्ता है, बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम्स हैं। जैसे आपने कहा था ना कि कुछ फेसबुक जितना बड़ा बनाना है, तो चाहे वो एक सोशल नेटवर्क के थ्रू ना हो, पर एक कंपनी साइज या फिर एक स्केल जिस पे हम बिजनेस करें या जिस लेवल की हम हेल्प कर पाएँ, चाहे हम इंटरनेशनल जाएं, चाहे हम जैसे आपने बोला बच्चों के लिए कुछ करें या फिर जिस भी एज ग्रुप के लिए करें। अभी हम सिर्फ डिजिटल हैं, अगर हम कुछ फिज़िकल आउटलेट्स भी खोल सकें कम्युनिटी सपोर्ट के लिए या फिर प्रोफेशनल हेल्प के लिए, बहुत चीज़ें हैं हमारे आइडियाज़ में जो हम ट्राई करना चाहते हैं। और अवेयरनेस और कंटेंट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। कोशिश यही कर रहे हैं कि हाँ, जर्नी को एंजॉय करें और जो जितना हटके चीज़ें कर सकते हैं वो करें। और हेल्प सीख करना कितना आसान कर सकते हैं हम सामने वाले इंसान के लिए। कैसा एक होलिस्टिक इकोसिस्टम बना सकते हैं जहाँ पे अगर कोई कुछ गो थ्रू कर रहा है उसको ज़्यादा सोचना ना पड़े, उसको मेहनत ना करनी पड़े, हम मेहनत करके उसको सही हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो कैसी भी हो। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़े, हमें एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़े, हमें पार्टनर करना पड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, हमें AI के थ्रू पर्सनलाइजेशन करनी पड़े। हम बस ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाएं, डिजिटल फिजिकल जो भी हो, जो एक एंड कंज्यूमर को हर सिचुएशन की उनके लाइफ में हेल्प कर सके। तो अभी मतलब क्या आप लोगों तक कैसे पहुंचते हो? मतलब लोग दूसरों से सुन करके आप तक पहुंच रहे हैं? आप लोग किसी तरह के ऐड वगैरह कहीं देते हो या इंस्टाग्राम, फेसबुक, किस माध्यम से लोग आप तक पहुंच रहे हैं? वो माध्यम क्या है? डिजिटल तरीकों से ही मेनली लोग हमारे पास आ रहे हैं। हमारा हमेशा से कोर बिलीफ ये रहा है कि जब कोई प्रॉब्लम गो थ्रू कर रहा है और वो ढूंढ रहा है उस चीज़ के लिए, तब आप उनके सामने आइए। मतलब अगर आप ऐड चलाएंगे तो आप 1000 लोगों के सामने जा रहे हैं और उनमें से शायद 900 लोगों को नहीं चाहिए हैं आप। बट अगर कोई कुछ गो थ्रू कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप सबसे पहले गूगल करते हैं कि आज मुझे लोनली फील हो रहा है, मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं सैड हूँ। तो इन चीज़ों पे, इन कीवर्ड्स पे हमने मार्केटिंग करी है गूगल पे, ऑर्गेनिक कम्प्लीटली, कि हमारे जो ब्लॉग है, हमारे जो आर्टिकल्स हैं, वो इन टॉपिक्स पे लिखे गए हैं कि लोग डायरेक्टली हमारे पास पहुंच सकते हैं थ्रू गूगल, अगर वो ये सब लिख रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि महीने के अराउंड 6 लाख लोग हैं जो हमारे तक पहुंच जाते हैं इस SEO और गूगल की वजह से। एक ये हो गया। फिर हमारा सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह हम ऑर्गेनिक कंटेंट बनाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और वहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं।
लास्ट ईयर हमने कुछ एड्स रन करके एक्सपेरिमेंट भी करा था, बट हमारा कोर बिलीव हमेशा से एसईओ और ऑर्गेनिक मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया पे रहा है। और इंडिया में एसईओ पे कम एम्फोसिस दिया जाता है, मोस्टली सब परफॉर्मेंस मार्केटिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसके भी अपने बेनिफिट्स हैं, बट एसईओ में क्या है, टाइम और मनी इन्वेस्टमेंट लगता है जो आपको इमीडिएटली रिटर्न्स नहीं देता। तो ये 4 साल की मेहनत है जो अब आपको पिछले 2 साल से रिजल्ट्स ला रही है और हमारी यूज़र बेस और क्लाइंटेल को इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। तो एसईओ हमने भी जो सीखा है, हमने बहुत इंटरनेशनली लोगों से बात करी है, सीखा है। इंडिया में कम फोकस है इस पे रिसोर्सेज लगाने का, तो इस पे दृष्टि ने पर्सनली बहुत काम करा है, इसलिए हमारा आज इतने हमारे पेजेस हैं और इतनी हमारी रिच वेबसाइट है जो रैंक करती है बहुत सारे ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं इस पे। आपकी कम्युनिटी ऐसा क्या अलग दे रही है कि आप इस जमीन पर मजबूती से खड़े रह पाए? ऐसा क्या अलग है आपके पास देने के लिए? कम्युनिटी तो और कोई बना ही नहीं पाया सबसे पहले। अच्छा, इतना श्योर कैसे हो? ये आप देख लो, ये तो मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। कंपेटिटर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी इस स्पेस में कहना कि कंपटीशन है, नहीं, अभी तो ये स्पेस बनना शुरू हुई है, बल्कि कोलैबोरेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ है जो हमें सब कहते हैं इस स्पेस में या किसी और स्पेस में, कम्युनिटी कोई क्या जैसे बोलते हैं क्रैक नहीं कर पाया, किसी को समझ नहीं आया कि क्या फॉर्मूला है। और ये हमें इसलिए लगता है कि जब आप शुरू से एक सर्विस प्रोवाइडर हो या शुरू से ही आप एक बिजनेस की तरह इस्टेब्लिश्ड हो एक कंज्यूमर के माइंड में, उसके बाद एक कम्युनिटी एफर्ट हमेशा मार्केटिंग या सेल्स ही लगेगा। लेकिन क्योंकि हमने कम्युनिटी स्टार्ट करी जब कोई बिजनेस मॉडल, कुछ हम यूज़र से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ दे रहे थे, और वो आज तक चलता आ रहा है। तो कम्युनिटी का जो एक परसेप्शन है वो मार्केटिंग या सेल्स नहीं है एक यूज़र के माइंड में। तो कम्युनिटी एक हमारी बहुत यूनिक स्ट्रेंथ है। हमारा ऑर्गेनिक, जैसे मैंने कहा, कंटेंट और एसईओ एक काफ़ी यूनिक स्ट्रेंथ है। और आई थिंक वापस मैं ये कहूँगी कि कंपेटिटर्स अभी तो इस स्पेस में जितना आए और बेटर है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था हमारे गिने चुने 4-5 लोग थे हमें एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद से लेके अब तक हमने इतने सारे छोटे छोटे इंस्टाग्राम पेजेस आ गए हैं, इतने सारे बिजनेसेस खुल गए हैं, इंडिपेंडेंटली लोग अपना शुरू करने लग गए हैं। हमें लगता है वो मार्केट को और ही वैलिडेट करता है रादर देन कि आपसे कोई कुछ छीन लेगा या कुछ ले जाएगा। तो हमारी स्ट्रेंथ हमें लगता है ये ऑर्गेनिक एक तरह से इंगेज करना, एक एंड यूज़र की एम्पैथी रखना, समझना कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और जैसे दृष्टि ने बोला कि बिजनेस मॉडल फिर फॉलो ही करता है। तो हमारी अप्रोच इस तरह से अलग रही है कंपेटिटर्स से। मुझे बहुत अच्छा लगा बानी, दृष्टि, आप दोनों से बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अभी तक तो हमारे पास जितने भी फाउंडर्स आए हैं तो मेल हैं, है ना, और पहली बार मैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठी हुई हूँ, तो मेरे को भी बड़ी सारी चीज़ें जाननी थी। हालांकि मैं बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स से मिल चुकी हूँ जिनकी बड़ी सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल होते हैं, और सबसे बड़ा स्ट्रगल उनका होता है फंडिंग के टाइम पर, फंडिंग लेना। वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें फेस कर लेती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत हेल्दी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट है और आप लोग खुद एक मेंटल हेल्थ जैसे इशू पर काम कर रहे हैं। मेरी ढेर सारी बधाइयाँ और थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और कैमरा की तरफ नहीं देखना है ना बिल्कुल। हाँ, कहाँ देखना है, बहुत चिपके हुए ना हो जाए, है ना। न्यूज़ 18 इंडिया ने जो नई शुरुआत की है, एक तरह से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है हिंदी में। ऐसे बीच में कटता है ना, मेरा रिदम खराब हो जाता है। इनके पास मेरे हाथों को भी ऐसे ऐसे करते हुए ना। अब तो सर हमें दोबारा शॉट नहीं लेना पड़ेगा ना, पूरा है ना, एकदम नॉर्मल। अरे भाई शॉर्ट में घुस गया। ठीक है, डन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हाँ।